नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ से आ रही है। बीजेपी विधायकों का ऑडिट होगा। बता दें आपको कि ऑडिट के आधार पर पार्टी तय करेगी टिकट। ऑडिट के आधार पर 2027 चुनावों का टिकट भी तय किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के मौजूदा विधायकों की दावेदारी पर संकट आ सकता है। टिकट बांटने से पहले सभी विधायकों को जनता की कसौटी पर कसा जाएगा। विधायकों की लोगों के बीच छवि को परखने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल सरकार और भाजपा चुनावी मोड में जाने से पहले अपने विधायकों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाना चाहती है। इसके लिए कामकाज का ऑडिट कराया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन विधायक जनता के बीच में कितना ज्यादा सॉलिड है। भाजपा प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनने के बाद अब हैट्रिक की रणनीति बना रही है। ऐसे में पार्टी टिकट बांटने में कोई गलती नहीं करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का ऑडिट कराने का जिम्मा सरकार को सौंपा गया है। सरकार ने कुछ एजेंसियों को काम पर लगा दिया है और एजेंसियों ने गोपनीय तरीके से अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। विधायकों के कामकाज और जनता के बीच छवि का ऑडिट कराने के साथ ही सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। विधानसभा वार सर्वे करके एक डेटा भी तैयार किया जाएगा। साफ है कि विधानसभा चुनाव 2027 में विधायकों को टिकट पाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। आनंद सिंह विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आनंद, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी विधायकों का ऑडिट होगा, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल नया देखिए, न सिर्फ बीजेपी विधायकों का ऑडिट होगा बल्कि उनके काम काज की समीक्षा की जाएगी कि 5 सालों में उन्होंने किस तरह से काम किया है। और 2027 का जो सियासी रण होगा, जो चुनाव होगा, उसमें ये बात जरूर देखी जाएगी कि किस तरह से अपनी योग्यता पर विधायक खरे उतरे हैं, क्योंकि लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद ये तीसरी बार की कवायद होगी और ऐसे में जाहिर तौर पर इस बात को परखा जाएगा कि किस विधायक ने क्षेत्र में किस तरह का काम किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है जहां पर विधायकों का, जी हाँ, बीजेपी विधायकों का ऑडिट होगा और ऑडिट के आधार पर पार्टी तय करेगी टिकट। ऑडिट के आधार पर 2027 चुनावों का टिकट तय किया जाएगा। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं बिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नया राजनीतिक गठजोड़ की बात निकल के सामने आई है। एएसए का जनसुराज में विलय हो गया है। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर साथ आ गए हैं। प्रशांत किशोर अब बता दें आपको जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। 2 बार सांसद रहे पप्पू सिंह का नाम पक्का माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अपनी पार्टी सबकी आवाज आशा का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर दिया है। रविवार को राजधानी पटना में आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा है कि आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पार्टी का विलय करूंगा, लेकिन ये हो गया है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का नाम लगभग तय हो गया है। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पप्पू सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार की भाजपा सांसद रह चुके हैं और उन्होंने 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बता दें आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का समर्थन किया था, जिसके चलते पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते थे। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा भी हो सकती है। मोहम्मद दानिश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मोहम्मद दानिश, जानना चाहेंगे कि जो अभी जनसुराज पार्टी में विलय फिलहाल आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का कर दिया है, किस तरह से इसे देखते हैं?
यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है, जो आरसीपी सिंह थी वो पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं और साथ ही साथ उनके नेतृत्व में चुनाव भी जेडीयू लड़ी थी और वो अच्छे खासे से जेडीयू को बहुत अंदर से जानते हैं। और इस तरह से जनसुराज में विलय करना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एनडीए की जो मीटिंग या जो चुनावी प्लान होता है वो कहीं ना कहीं अब जो है जनसुराज के पास भी वो लग गई है। और साथ ही साथ जनसुराज को अब पहले से कहीं ना कहीं इनको ज्यादा आसान पड़ जाएगा किसी के लिए कैंडिडेट को देना। साथ ही साथ चुनाव में आते ही के साथ जो है क्योंकि जनसुराज जो है कुछ महीनों से लगातार अपने पद यात्रा से लेके सब तरह की यात्रा करके और सभी विधानसभा से लेके प्रखंड तक जा रहे थे। इसी को लेकर आज जो है उनकी पार्टी का गठन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह को भी बनाया जा सकता है, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं। मगर यह है कि शाम 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये क्लियर होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जनसुराज पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करना कितना बिहार की राजनीति इससे बदलती हुई देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले ये पार्टियों का विलय होना जाहिर तौर पर एक अपनी जनसुराज पार्टी को प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का आज विलय प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में कर दिया है। रविवार को राजधानी पटना में आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, संभल जामा मस्जिद विवाद मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगी अपना फैसला। वादियों ने जामा मस्जिद को बताया था हरिहर मंदिर। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी और हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल डिवीजन अलग पर बहस पूरी होने के बाद 13 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अब सोमवार को दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से अब ये तय होगा कि संभल की जिला अदालत में जामा मस्जिद की सर्वे का केस चलेगा या नहीं चलेगा। इससे पहले पिछली सुनवाई यानी 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ एएसआई ने पुनः निरीक्षण अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य ने सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। आलोक सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से फोन लाइन पर हैं। आलोक, जानना चाहेंगे कि आज संभल जामा मस्जिद विवाद मामले पर सुनवाई होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की आज एकल पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। ये मस्जिद कमेटी ने ये याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जहाँ पे ये संभल जामा मस्जिद है वहां पर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाया गया, लिहाजा इसका सर्वेक्षण बहुत जरूरी है। एएसआई सर्वेक्षण के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पर मस्जिद था या पहले मंदिर था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और इस मामले में जिला न्यायालय में सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस मामले लेकर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों की, हिंदू पक्ष की दलील सुनने के बाद मस्जिद कमेटी की दलील
के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद बीते 13 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 2 बजे न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ इस मामले में अपना आज फैसला सुनाएगी। जजमेंट रिजर्व था, आज 2 बजे करीब ये फैसला सुनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की जाएगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से अब ये तय होगा कि संभल के जिला अदालत में जामा मस्जिद के सर्वे का केस चलेगा या नहीं। इससे पहले पिछली सुनवाई यानी 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, तब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ऐतिहासिक चार मीनार के पास स्थित गुलजार हाउस में एक सुबह आग लग गई और इमारत में लगी इस भीषण आग के चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। घटना पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना पर शोक जताया है। बता दें आपको कि वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं और जिस बिल्डिंग में आग लगी है वह शहर की फेमस इमारत है। ये आग शहर के सबसे बड़े आग हादसों में से एक बन गई है। 10 घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें डीआरडीओ हॉस्पिटल, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। तो तेलंगाना का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना पर शोक जताया है। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड से आ रही है। बता दें आपको कि जहां पर विक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र के दुर्गाडीह नाकी बधार में आगामी 30 मई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन होने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है और सभा स्थल को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अधिकारी कैंप किए हुए हैं और बेहतर से बेहतर तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत है। सासाराम के काराकाट विधानसभा के विक्रमगंज बाजार से बगल में, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 तारीख को सभा को संबोधित करेंगे, सभा स्थल से महज कुछ दूरी पर हम आपको बताते हैं ये सभा स्थल कहां होने जा रही है। ये सभा स्थल आप यदि पटना से चलते हैं तो हसन बाजार से महज 6 किलोमीटर की दूरी, आरा सासाराम मुख्य पथ से पश्चिम साइड। यदि आप डेहरी और सासाराम या बक्सर से आते हैं तो विक्रमगंज तेंदुनी चौक से 4 किलोमीटर की दूरी पर आरा रोड में, रोड से पश्चिम साइड ये सभा स्थल रखा गया है। और यहाँ 30 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे, यहाँ आएंगे और करोड़ों की सौगात यहाँ के लोगों को मिलने जा रही है। और ये देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा दिन रात मेहनत करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिले के पदाधिकारी लगे हुए हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और जिला के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ कैंप करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ये हम चाहेंगे कि दिखाइए, ये देखिए, ये रोड से पश्चिम साइड ये प्रधानमंत्री जी का सभा स्थल, 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी यही सभा स्थल को संबोधित करेंगे। और आप देखिए जिला प्रशासन किस तरह से इस तैयारी में जुटा हुआ है, दिन रात परिश्रम किया जा रहा है
दिन रात अधिकारी कैंप किए हुए हैं और ये सभा स्थल को बनाया जा रहा है। अभी एक दो टेंट पंडाल लगने शुरू हो गए हैं, बाकी जैसा होगा आगे के रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जहाँ देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को, ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ से सभा को संबोधित करेंगे। ये जो है ये दुर्गाडीह मोरौना पंचायत में आता है और ये नागी वधार है। और ये देखिए यहाँ पे अभी अंचला अधिकारी संझौली जो है ये यहीं कैंप किए हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से ये टेंट लगाया जा रहा है और ये जो कर्मी हैं ये सभी लगे हुए हैं काम में और इसको जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। और देखिए किस तरह से ये यहाँ सभा स्थल पे लोग लगे हुए हैं और ये ट्रकें लगे हुई हैं जो इस सभा स्थल को बनाने और संवारने का काम करेगी। मौजूद हैं अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव ने इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि 2005 से पहले भी काम हुए थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और अवसर अलग थे। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार को याद दिलाया कि विकास सिर्फ एक व्यक्ति के कार्यकाल का परिणाम नहीं होता। तेजस्वी यादव ने जेडीयू के पूर्व नेताओं प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता पहले जेडीयू में थे और अब वो राजनीतिक विलय हो रहे हैं। इन किसके इशारे पर हो रहे हैं और ये सबको पता है। और अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में कैबिनेट की बैठक है। बता दें आपको ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और बैठक में मुख्यमंत्री सहित पूरा राज्य मंत्रिमंडल हिस्सा लेगा। ऐतिहासिक महल में पहली बार इस स्तर की बैठक होने का कारण प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के कई प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इंदौर में आज कैबिनेट की बैठक है। इंदौर के राजबाड़ा महल में ये प्रदेश स्तरीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। संतोष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संतोष, जानना चाहेंगे क्या जानकारी है आपके पास, कैबिनेट में क्या अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट बैठक होने वाली है इंदौर में, और इंदौर के खासतौर से राजबाड़ा में बताया ये जा रहा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं पुण्यतिथि है 21 मई को, और उसी के तहत उसी को मद्देनजर रखते हुए राजबाड़ा जो कि अहिल्या देवी होलकर ने यहाँ पर शासन किया था और अंग्रेजों को चुनौती देते हुए अपना एक नाम स्थापित किया था, और उसी राजबाड़े में कैबिनेट की मध्य प्रदेश सरकार मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होगी जिसमें लोगों से जुड़े समाज से जुड़े लोगों को हित में यहाँ पे फैसले लिए जाएंगे। जनता के हित के महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। नेहा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े हुए बड़ी खबर आ रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश में मंत्री
कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। इस टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई थी एफआईआर पर रोक लगाने की मांग, तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया, मैंने इसके लिए माफी भी मांगी है। विवेक सिंह चंदेल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे, सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले पर सुनवाई होगी, क्या जानकारी है आपके पास? दरअसल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करनी थी, लेकिन जो एमपी के जो मंत्री हैं विजय शाह, उनकी तरफ से जो एडवोकेट अपीयर थे मनिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ वो अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने समय मांगा और कोर्ट ने इसका समय दे दिया। दूसरी बात, जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी, तो सबसे पहले इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसके बाद सीजीआई के सामने मेंशन किया गया। उस दौरान सीजीआई की तरफ यानी कि जस्टिस बीआर गवई की बेंच में इस मामले को उठाया गया और ये कहा गया कि इस पर कोई अंतरिम राहत दी जाए। उनकी अंतरिम राहत का मांग का मतलब ये था कि जो एफआईआर दर्ज की गई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के द्वारा आदेश स्वतः संज्ञान लेने पर, उस मामले में इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई न हो। हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था, कठोर टिप्पणियां भी की थी और ये कहा था कि हम इस पर सुनवाई कर लेंगे, लेकिन उनको अंतरिम राहत यानी कि कोई एफआईआर के मामले में कोई राहत फिलहाल नहीं देंगे। हालांकि जो ये मामला था, इस मामले में उनकी तरफ से उम्मीद ये की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है और इसके लिए उन्होंने सीजीआई के सामने ये दलील दी थी। ये कहा था कि उनके पक्ष को नहीं सुना गया, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लेकर बिना उनका पक्ष जाने एक आदेश पारित कर दिया। इसके बाद हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे में सबसे पहले इस मामले में उन्हें अंतरिम राहत दी जाए कि उनके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन न लिया जाए इस एफआईआर के मातहत। और दूसरी बात, उनका ये कहना था। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर से आतंकियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि साझा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। पुंछ में 18 दहशतगर्दों और मददगारों के घर ठिकानों पर छापा मारा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शोपिया में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी आकाओं और उनके मददगारों की तलाश के लिए स्पेशल अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। बता दें आपको कि सुरक्षा बलों को शोपिया में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 2 आतंकियों को आतंकियों के मददगारों को पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। शेख दाऊद फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शेख, जानना चाहेंगे आपसे, कितनी बड़ी कामयाबी कही जा सकती है इसे? बिल्कुल, अलग अलग जगहों पे फौज का ऑपरेशन चल रहा है, तो इसी हवाले से पुंछ में एक इनपुट मिला, वहाँ पे कुछ एमिनेशन फॉरेस्ट में मिला है और इसके साथ साथ जम्मू के कश्मीर के जो शोपियान इलाके है, वहाँ पे भी कुछ जो मिलिटेंट से वाबस्ते लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनकी तलाशी कार्रवाई में कुछ सामान भी जब्त आज हुआ है। तो कहीं न कहीं जो पहलगाम अटैक हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्स बड़े पैमाने पे इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसके पीछे किसका हाथ है। तो जब से ये अटैक हुआ उसके बाद ऑपरेशन कार्रवाई जारी है और लगातार जिन पे शक है उसकी गिरफ्तारी जारी है। जी शुक्रिया आपका शेख, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।